कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी और अपने इलाके से एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ूंगी। आई वॉज लकी, मैं जीत भी गई। आप पॉलिटिशियन ज़हीर अंसारी की बेटी और आपकी छोटी अम्मी मुमताज़ अंसारी भी पॉलिटिशियन है, और अब आप उनकी पार्टी ही नहीं, आपकी छोटी अम्मी मुमताज़ अंसारी के खिलाफ निर्दलीय खड़ी। मुझे पूरा यकीन है जनता मेरी छोटी अम्मी को नहीं, मुझे एमएलए बनाएगी। तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे कि उसने सच में इलेक्शन जीत लिया हो। वो ज़हीर अंसारी से नहीं, मुमताज अंसारी से इलेक्शन लड़ रही है। एक बार को वो आपको हरा देती, लेकिन मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी। जब अहम से अहम टकराता है तो मैं किसी का नहीं जीतता है, और जब लड़ाई वर्चस्व की हो और आदत में हारना ना हो तो ऐसा द्वंद छिड़ता है कि प्रतिद्वंदी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। आज का ये केस एक परिवार की तूतू मैमे के उस अतीत को दर्शाता है कि जिसमें जब सत्ता का रंग खुला तो रिश्तों का ऐसा चीरहरण हुआ कि इज्जत, मान, मर्यादा सबने दहलीज लांघ दी। मुमताज जी, अब पार्टी में आपका कद आपके पति से भी ऊंचा हो गया है। पार्टी ने उनका पत्ता साफ करके आपको टिकट दिया है। इसे आपकी राजनीतिक उपलब्धि समझे या पति पत्नी के बीच की तकरार का संकेत? पति पत्नी के रिश्ते को राजनीतिक रंग मत दीजिए। लेकिन आपकी बेटी जोया, वो तो आपके खिलाफ निर्दलीय खड़ी हो गई। जोया और मैं सिर्फ विचार विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं। अगर आप इलेक्शन जीत गई तो जनता के लिए नया क्या करेंगे आप? देखिए, वैसे मुद्दे तो कई हैं, लेकिन खास तौर पे मैं औरतों के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहती हूँ ताकि वो अपने घरों में ही नहीं, घर के बाहर भी सुरक्षित महसूस करें। घरेलू हिंसा जितना बड़ा मुद्दा है, उससे कई ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं औरतों के साथ होने वाली छेड़छाड़, मोलेस्टेशन और रेप की घटनाएं। मैं खुद एक औरत हूँ, इसलिए औरतों की इज्जत और सम्मान के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मुख्तार साहब, अब मैं खाऊं या मेरी बीवी, थाली तो एक ही है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे। लोकसभा चुनाव की टिकट बांटते वक्त मुझे तवज्जो जरूर देना। अगर अपनी पार्टी का भला चाहते हो तो अपनी बेटी जोया की जुबान को लगाम लगवाओ। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी के खिलाफ नहीं, अपने पार्टी के खिलाफ भी बहुत कड़वा उगल रही है। साहब, हॉस्पिटल से फोन आया था, जोया मैम साहब को वहां पे एडमिट किया गया है। जैन सर। जी मैं जाके देखता हूँ। जी जोया, क्या हुआ बेटा? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जोया, सर बेटा क्या हुआ तुमको? जोया, अगर एक आगामी चुनाव कैंडिडेट के साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो एक आम महिला खुद को कैसे सुरक्षित समझे? इस हादसे को पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी समझा जाए। पुलिस जोया अंसारी को लेकर कोई भी बयान देने से बच रही है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है जोया अंसारी का गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप? यस सर। सर, हमने डीएनए सैंपल, विक्टिम के कपड़े और बाकी सब कुछ एग्जामिन के लिए भेज दिया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या हम जोया से बात कर सकते हैं? सर, वो बेहद सदमे में है, कुछ बोल नहीं पा रही। मैं बोल रही हूँ ना, कोई रेप वेप नहीं हुआ इसका। मुझसे इलेक्शन जीतने के लिए जनता की झूठी हमदर्दी हासिल करना चाहती है, इसलिए नाटक कर रही है। क्या कहा तूने? हाँ?
शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी के लिए इतना गंदा बोलेगी? अरे माना ये तेरी अपनी नहीं है, लेकिन इसका बाप तेरा भी तो पति है ना। बीवी तो आप भी है इनकी, लेकिन आपकी बेटी नीचता में आपसे भी ऊपर है। नीच तो तू है, पेट में बच्चा डाल के रखेल से बीवी बन गई। अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना तो तेरा वो हाल करूंगी कि जनता वोट नहीं देगी, पत्थर बरसाएगी। वोट बैंक तो आपकी बेटी का भी नहीं बढ़ने वाला। वो तो हम देख ही लेंगे। बस करो, बस करो। क्या बेटी सदमे में हो, तुम्हें वोट की पड़ी है? सर ये जरूर मुमताज ने किया होगा। वो मेरी बेटी से नफरत करती है और जब से जोया उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई है तब से तो वो उसे अपना दुश्मन ही मानने लगी है। लेकिन मुमताज तो आपके पति की दूसरी बीवी है, रिश्ते में तो वो भी जोया की माँ हुई। सत्ता के लिए तो लोग अपना जिस्म भी बेच देते हैं सर, फिर रिश्तों का क्या मोल है? नहीं सर, मेरी पहली बीवी नूरी ज़रा ज़्यादा ही जज्बाती है। उसने मुमताज के बारे में जो कुछ भी बोला है वो सिर्फ उसका एक वहम है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ जो ये सब हुआ किसने किया होगा? मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब मेरा शक पक्का हो जाएगा तब आपको बता दूंगा। किस पे शक है आपको? सर मैंने अभी कहा आपसे, फिलहाल उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। सर हमें नहीं पता जोया के साथ किसने क्या किया, हमें तो वो बेहोशी की हालत में मिली। सर ये जगह उसी इलाके में आती है जहां से जोया और मुमताज चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ आसपास छोटे छोटे गांव हैं जहां मुमताज ने कल एक रैली निकाली थी। वहीं पर जोया का प्रचार करने का तरीका बड़ा सिंपल है। वो अपने समर्थकों के साथ पैदल लोगों के घर घर जाकर वोट मांगती है। ये बात उसके समर्थकों ने हमें खुद बताई। सर जोया दोपहर 1 बजे तक कनुआ गाँव में प्रचार कर रही थी और फिर अचानक अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं पर निकल गई। कहाँ गई, क्यों गई, ये बात उसके समर्थकों को भी नहीं पता। आसपास के इलाके से कुछ मिला क्या? सर अभी तक तो नहीं, हमारी एक टीम सर्च कर रही है। जिस जगह जोया बेहोशी की हालत में मिली थी, पुलिस ने वहां से कनुआ गांव जाने वाले हर रास्ते को सर्च करना शुरू किया और जो मंजर सामने आया वो यही बयां कर रहा था कि जोया एक बहुत बुरे हादसे का शिकार हुई थी। अच्छा, गाड़ी के अंदर चेक करो। सर। पटेल, आसपास का एरिया अच्छी तरह से छान मारो। सर। सर यहाँ से कनुआ जाने वाला रास्ता 1 किलोमीटर दूर है, यानी पहले वहां पर जोया को गाड़ी समेत किडनैप किया होगा, फिर यहाँ पे लाके रेप। जोया के साथ किसने क्या किया ये तो सिर्फ जोया ही बता सकती है। जो कुछ भी अब तक सामने आया था वो यही बयां कर रहा था कि जोया अंसारी के साथ गैंगरेप हुआ था। जोया की मां और उसके समर्थकों के बयान मुमताज अंसारी को दोषी बता रहे थे। वहीं मुमताज अंसारी जोया के साथ हुए अपराध को नाटक का नाम दे रही थी, लेकिन वो कौन था जिस पर जोया के पिता जहीर अंसारी को शक था और क्या वजह थी कि वो उस शख्स का नाम पुलिस को नहीं बताना चाहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं जहीर को मुमताज पे शक है और वो मुमताज के खिलाफ इसलिए न बोला हो क्योंकि मुमताज उसी की पार्टी में है, पार्टी और बीवी की छवि खराब ना हो इसलिए उसने चुप्पी साध ली हो? सर ये तो साफ है कि सिर्फ जोया ही मुमताज को चुनाव में हरा सकती है, लेकिन परिणाम मुमताज का भी कम भारी नहीं। अगर फिर भी मुमताज को इनसिक्योरिटी थी तो वो जोया का रेप क्यों करवाएगी? इससे तो उसकी छवि पे ही दाग लगेगा। अगर ये काम मुमताज ने करवाया भी है तो पता ये लगाना है कि वो ये काम किससे करवा सकती है और ये भी पता करने की कोशिश करो कि चुनाव प्रचार के बाद जोया कहाँ के लिए अकेले निकली थी। सर जोया के समर्थकों के बयान के मुताबिक जोया 1 बजे कनुआ गांव से निकली थी और जोया के फोन की कॉल हिस्ट्री में उसको आखिरी कॉल 1:15 बजे आदिल अंसारी का आया था। आदिल अंसारी? ये आदिल अंसारी कौन? मुमताज अंसारी का सगा बेटा और अंसारी खानदान का सबसे छोटा सदस्य है। रुक रुक रुक, मुझे जोया बाजी से मिलना है। उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। भाई हूँ उनका। माँ घाव देती है और फिर बेटा मरहम लगाने आ जाता है। इसी वक्त चले जाओ तुम यहाँ से। जोया बाजी से मिले बिना नहीं जाऊँ। अरे रुको, जोया बाजी, अरे रुको। बाजी बताइए मुझे किसने किया आपके साथ ये सब? हाँ 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 हाँ
हाँ बाजी 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 डॉक्टर बाजी क्या डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। तुम्हारा नाम आदिल अंसारी है? जी। एसपी साहब तुमसे बात करना चाहते हो। और मैंने आपसे कहा ना, मेरी जोया बाजी से फ़ोन पर बात ज़रूर हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें कहीं मिलने बुलाया नहीं था। अच्छी तरह से याद करो, ज़रूर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें जोया बाजी को फ़ोन करके कहीं बुलाने के लिए कहा होगा। और अम्मी फ़ोन करने को क्यों कहेंगी? और रही बात जोया बाजी के साथ हुए हादसे की, एक बार को मेरी अम्मी का हाथ उसमें हो सकता है, लेकिन मैं जोया बाजी के बारे में ऐसा सपने में नहीं सोच सकता। लगता है इस बार तुम्हारा वोट तुम्हारी अम्मी को नहीं, तुम्हारी जोया बाजी को जाएगा। सर, अगर माँ चुनने का हक भी मुझे मिलता ना, तभी मैं मुमताज़ अंसारी को अपनी माँ नहीं चुनता। नेता चुनना बहुत दूर की बात हो गई। आदिल बाबा से पुलिस हॉस्पिटल में कुछ पूछताछ कर रही है। अपनी अम्मी से इतनी नफरत की कोई खास वजह है? उन्होंने मुझे अपनी कोख भी इस वजह से दी कि मेरे अब्बू उनको अपनी बीवी बनाए। एक औलाद पैदा करने के लिए जो औरत साजिश करे वो माँ तो हो ही नहीं सकती। मुमताज के सगे बेटे का बयान भी मुमताज अंसारी की छवि पर सवाल उठा रहा था। वहीं मौका वारदात पर मिली जोया की कार और अब जोया की मेडिकल रिपोर्ट भी यही बयां कर रही थी कि जोया अंसारी का गैंगरेप हुआ था। लेकिन मुमताज अंसारी के तेवर इन दावों से अलग थे। उंगलियां तो बहुत पहले से उठ गई थी मुझ पर। इतनी देर से आए हैं तो मेरे खिलाफ कोई सबूत जुटा कर आए हैं या फिर मेरे विरोधियों का झूठ हजम नहीं हुआ तो मेरा सच सुनने आ गए? जोया की मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर आ रहे हैं। ये साफ है कि जोया के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन अब आप कहेंगी कि जोया ने खुद अपना रेप करवाया है तो सवाल आप पे भी उठेगा। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आप ऐसा ऑफिशियली बयान देती भी तो जनता पूरी तरह आपके खिलाफ हो जाती। लेकिन हाँ, आपने हॉस्पिटल में जोया की मां से यही बोला था, यहां तक कि आपका अपना सगा बेटा भी आपके खिलाफ बयान दे गया। देखिए एसपी साहब, जोया ने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का के रखा है। आप नहीं जानते वो क्या चीज़ है। शातिर तो कम आप भी नहीं। सुना है जिस टिकट पर आप चुनाव लड़ रही हैं वो टिकट पहले आपकी पार्टी जोया को देने वाली थी। आपने जौहर दिखा के वो टिकट जोया से छीन लिया और जोया जब निर्दलीय खड़ी हुई तब आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं एसपी साहब। मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे चुनाव प्रचार के लिए निकलना है। जरा इलेक्शन निपट जाने दीजिए, उसके बाद तसल्ली से मिलेंगे। वैसे भी अब आप जैसे मुलाजिमों के साथ चाय पानी तो लगा ही रहेगा। जी, मैं भी आप जैसे नेताओं को अक्सर अपने थाने की चाय भी पिला देता हूं। उम्मीद है आपको यह मौका चुनाव से पहले मिल जाएगा। चलते हैं। पुलिस अब अंसारी खानदान का इतिहास खंगाल रही थी और घर की चार दीवारी के राज पुलिस की चर्चा का विषय बन गए थे। सर, जहीर की दो बीवियों नूरी और मुमताज ये आपस में कभी नहीं बनी, लेकिन जहीर अपनी पहली बीवी नूरी को बहुत लकी मानता है, इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम नूर टेक्सटाइल और बंगलों का नाम नूर महल अपनी पहली बीवी नूरी के नाम पे रखा। सर, 20 साल पहले जहीर अहदे अमन पार्टी से विधायक बना, तब मुमताज उसी पार्टी में एक मामूली सी कार्यकर्ता थी। पार्टी के पुराने लोगों ने बताया कि मुमताज ने जहीर को सीडी की तरह इस्तेमाल किया और उससे शादी करने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर जहीर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुमताज से दूसरी शादी की। पहले अम्मी ने जो किया सो किया, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया इसके बाद मैं उनसे बचा कुचा रिश्ता भी खत्म कर दूंगा। मैं सोच लिया कि मैं अम्मी को बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? मेरे दुश्मन भी तुझे अपने लगते हैं। इनको मैं अपना मानता हूँ, आपको तो वो दुश्मनी दिखेंगे ना। तू अपनी अम्मी को छोड़ के गैरों पे यकीन कर रहा है। अफसोस तो इसी बात का है कि आप मेरी अम्मी हो और ये अफसोस मेरी जिंदगी भर रहेगा। सर, भले ही मुमताज जोया को पसंद नहीं करती, लेकिन मुमताज का बेटा आदिल जोया को अपनी सगी बहन से बढ़कर मानता है। लेकिन जहीर ना तो अब नूरी को छोड़ने का रिस्क उठा सकता है और ना ही मुमताज को, क्योंकि अब उसका पॉलिटिकल करियर कुछ खास नहीं चल रहा और घोटाला में उसका नाम आने के बाद से पार्टी भी अब उसे नजरअंदाज कर रही है। इसलिए इस बार टिकट मुमताज को मिला
और मुमताज की इस समय पार्टी में वो पोजीशन है कि जहीर भी अब उसकी पूंछ बन के फिरने पे मजबूर है। शाह, घायल शेर कभी भी पलट के वार कर सकता है। इस जहीर ने अभी तक हमें यह नहीं बताया कि इसे शक किस पे है। कहीं ऐसा तो नहीं ये खुद कोई गेम प्लान कर रहा है? तुम्हारी बेटी अब तुम्हारे बीवी और पार्टी के खिलाफ ना बोले, इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मेरी बात मानिए, मेरी बीवी का नाम वापस लेके उसकी जगह मुझे खड़ा कर दीजिए। मेरी बेटी मेरी बीवी के खिलाफ मेरी बीवी की जगह पे अपने बाप को देखेगी तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। अगर तुम्हारी बेटी ने पार्टी के खिलाफ भी बोला तो भी ये चुनाव तुम्हारी बीवी ही लड़ेगी, क्योंकि जोया के कहने से अगर हमने मुमताज का टिकट वापस ले लिया तो जनता को उसका बोला ही सच लगेगा। इसलिए जितना बोला है उतना ही करो। शाह, इस केस की दिशा अब जोया का बयान ही तय करेगा। यह भी हो सकता है कि मुमताज या उसकी पार्टी जहीर के जरिए जोया को उनके खिलाफ बयान ना देने के लिए धमकाए। यह जोया की निगरानी कड़ी कर दो, क्योंकि जोया का बयान इस चुनाव का समीकरण बदल सकता है। जोया आप सच बोले, इस बात की जिम्मेदारी भी हमारी है। पुलिस ने अब जोया की निगरानी कड़ी कर दी थी। बस इंतजार था जोया के बयान का, जो इस केस को एक नई भूल भुलैया में उलझाने वाला था। जोया, आपके समर्थकों ने बताया कि आप उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही थी और अकेले कहीं निकल गई। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? कहां के लिए निकली थी आप पे चुप रहने के लिए कोई किसी तरह का दबाव तो नहीं बना रहा ना? कहीं ऐसा तो नहीं आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगी? जो खुद से हार गई हो वो जनता के लिए चुनाव क्या लड़ेगी? आपने हार स्वीकार कर ली या चुप रह के जीतने की रणनीति बना रही हैं? मैं कोई रणनीति नहीं बना रही हूँ। तो फिर आप बोलती क्यों नहीं कि आपके साथ ये क्या हुआ, किसने किया? मैं नहीं जानती वो कौन थे। मैं जब मुझे होश आया तो 3-4 आदमियों ने मेरे साथ। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन जो आदमी जख्मी हालत में पड़ा था उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना था। शायद उसे पहले कहीं देखा है। उसका स्केच बनवा सकती हैं आप? सर, ये स्केच तो होशियार सिंह का है, मुमताज का बॉडीगार्ड। अगर ये मुमताज का बॉडीगार्ड है तो फिर जोया को इसे देखते ही पहचान लेना चाहिए था। फिर उसने ये स्केच क्यों बनवाया? सर, मुमताज ने होशियार सिंह को जोया के साथ हुए हादसे से 1 हफ्ते पहले काम पे रखा था। शायद इसीलिए वो इसे ना पहचान पाई हो। शायद उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। जोया द्वारा बनवाए गए स्केच की पहचान मुमताज अंसारी के बॉडीगार्ड होशियार सिंह से हुई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस होशियार सिंह को अरेस्ट करती वो फरार हो चुका था। मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है और ना ही मैंने उससे कोई कांड करवाया है। ये सब जोया की चाल है। होशियार सिंह से जो कांड करवाया उसे मान लीजिए। मैंने कुछ नहीं करवाया और ना ही होशियार सिंह ने कुछ किया होगा, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है और जिस दिन जोया ने ये रेप का नाटक किया वो उस दिन भी मेरे साथ ही था। तो फिर अब कहाँ गायब हो गया? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जोया से पूछिए। हमें जिससे जो पूछना है हम पूछ लेंगे, लेकिन आप होशियार सिंह को फरार कराकर ये मत सोचिएगा कि चुनाव जीत जाएंगी। चलो शाह। सर, होशियार सिंह आनंद का रहने वाला है, लेकिन अभी तक अपने गांव नहीं पहुंचा। इस होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जिनके साथ भी उसने मिलकर ये कांड किया है। हो सकता है उनको कोई क्लू मिले। आनंद, भरूच और आसपास के शहरों में भी होशियार सिंह के फोटो सर्कुलेट करवाओ। कैसे भी हो इस होशियार सिंह को ढूंढने की कोशिश करो। सर। बाजी, जब से आपके साथ ये हादसा हुआ है मुझे पॉलिटिक्स से घिन हो गई। आप ये राजनीति छोड़ क्यों नहीं देती? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो आदिल। तुम जैसों की राजनीति में कोई जगह नहीं है। तुम जैसों ने ही राजनीति को गंदा करके रखा है। लेकिन बेटा, इसने तो कसम खा रखी है ना, चाहे कपड़े उतारने पड़े या इज्जत बेचनी पड़े।
तुम 10 से मस नहीं होगी। आपने कभी अपने गिरेबान में झांका है? पहले अपने गिरेबान में झांके, बाद में बाजी को बोलिएगा आप। रहने दो आदिल, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। ये तो हॉस्पिटल भी इसीलिए आई है ताकि जनता की सिंपैथी मिल जाए। इन जैसे लोगों के लिए ही तो मैंने राजनीति ज्वाइन करी थी, चाहे मुझे कुर्बानी क्यों ना होना पड़े, पर मरते दम तक 10 से मस नहीं होंगी। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है, कुर्सी छीन नहीं पाओगी तुम। सर, होशियार सिंह की फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं होती है। जब क्राइम इतनी प्लानिंग के साथ किया गया हो तो वो अपना फोन क्राइम स्पॉट पर क्यों लेकर जाएगा? सर, होशियार सिंह के कॉल रिकॉर्ड में ज्यादा फोन नंबर भी नहीं है, और ये पता चला है कि होशियार सिंह ज़हीर अंसारी के ड्राइवर जमील कुरैशी के ही गांव का है, और उसी ने उसे काम पे लगवाया था। और जब मेरी जमील कुरैशी से बात हुई तो वो बोला, साहब मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे गांव वाले ने ये कांड किया, लेकिन साहब उसने किसी मजबूरी में किया होगा, वो ऐसा आदमी नहीं था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? साहब उसकी माँ को कैंसर है, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सर, मैंने पता किया है कि होशियार सिंह की माँ को वाकई में कैंसर। यानी कि जमील को होशियार सिंह की मजबूरी मालूम थी। कहीं ऐसा तो नहीं है जमील भी इस प्लानिंग में शामिल हो? सर, जिस दिन जोया का रेप हुआ उस दिन जमील पूरा टाइम ज़हीर के साथ था, और ये जमील अंसारी खानदान का पुराना वफादार है। पहले जमील के फादर भी ज़हीर के ड्राइवर थे, लेकिन 15 साल पहले उनका इंतकाल होने के बाद ज़हीर ने जमील और उसकी बहन को सहारा दिया। बहन कौन? रेशमा कुरैशी, ज़हीर के घर में खाना बनाती है। अगर जमील ज़हीर का वफादार है तो हो सकता है मुमताज ने होशियार सिंह को ज़हीर के कहने पर रखा हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुमताज के साथ साथ ज़हीर अपनी पहली बीवी नूरी की बेटी जोया के खिलाफ है? क्योंकि मुमताज और ज़हीर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं और जोया उनकी विरुद्ध। बात नहीं कर पाया अब तक, लेकिन उसने डायरेक्टली मुमताज का नाम नहीं लिया है, उसने होशियार सिंह का नाम लिया है। इससे यह साबित नहीं होता कि मुमताज ही असली रेपिस्ट। सॉरी, मेरा मतलब। आपका मतलब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अपनी बेटी के साथ मिलकर गेम कर रहे हो ना? बस करो मुमताज, मैं तुम्हारा शोहर बाद में और पार्टी का लीडर पहले हूँ। मैं भी आपको। बस, तुम दोनों के झगड़े में पार्टी की इमेज मत खराब करो। मुझे अपनी इमेज की चिंता नहीं है सर, लेकिन पार्टी की इमेज मैं नहीं, ये खराब कर रहे हैं। मैं नहीं, तुम खराब कर रही हो। ज़हीर, तुम्हारी रग रग से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। कुर्सी का सपना छोड़ दो और अपनी बची कुछ इज्जत बचाने पर जोर दो, वरना तुम्हारी बीवी और पार्टी दोनों इस तरह लात मारेंगे कि गली का कुत्ता भी नहीं पूछे। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत सब कुछ खा गई। ए जमील, सुन रहा है ना? मुमताज को खत्म करना है। साहब आप अभी होश में नहीं है, हम सुबह बात करेंगे। कल सुबह का सूरज देखना नहीं चाहिए उसने, आज रात को ही खत्म कर दे। जवाब क्यों नहीं दे रहे है? बोल। साहब आपको चढ़ गई है, हम सुबह बात करेंगे ना। मुझसे जबान लड़ा था? हाँ, मुझसे जबान लड़ा। मेरे से जबान लड़ा थे? हाँ, चल आजा बाहर, आजा। मेरे से जबान लड़ा, मेरे से जबान लड़ा, मेरे से जबान लड़ा था। क्या हुआ?
मुमताज, मुमताज, मुमताज। मुमताज को खत्म करना है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। हेलो। हाँ, जमील को फोन दे। भाईजान तो मस्जिद गए हैं। आदिल, डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे बेटे को करंट लगा। चलो फौरन आईसीयू में लेके चलो, जल्दी। आदिल, आदिल बेटा, आदिल बेटा। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। आदिल अंसारी की मौत दिखने में तो एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन उसका मर्डर हुआ था, जिसका अंदाजा डॉक्टर्स को बहुत जल्दी हो गया था। सर, आदिल के सिर पे इंजरी थी और उसके फादर बोल रहे कि आदिल करंट से मरा, लेकिन उसका मुंह तो उल्टी से भरा था। अगर करंट लगता था तो उसके मुंह से झाग आना चाहिए था। ये उल्टी के चांसेस तो हेड इंजरी में ही होते हैं। सर, एक्सीडेंटल डेथ को अब बेकार में मर्डर केस बना रहे हैं। आदिल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा उसकी डेथ एक्सीडेंटल है या मर्डर। तब तक जो कहानी सुनानी है सुना लो, हम सुन लेंगे। सर, ये वायर आदिल के पैरों में फंसा हुआ था। ये यहां से ये कट गया है। उसको करंट लग के गिर गया होगा। गिरने के बाद सर पर चोट आई होगी। ये उल्टी और झाग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सर, सर, मैं सुबह 7 बजे ही अपने प्रचार के लिए निकल गई थी। जाने से पहले आप आदिल से मिली थी? जी नहीं, वो सुबह 8-9 बजे तक सोता है और जब मैं निकली तब जहीर जी भी सो रहे थे। साहब, हम तो कभी भी मुमताज़ के फ्लोर पे रुकते ही नहीं थे, और वैसे भी आज जोया को यहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी, तो मैं तो इसे लेने सुबह ही यहाँ चली आई थी। सर, वायर को पर्पसली काटा गया और फ्लोर पे उल्टी के ड्रेसेस हैं। उल्टी को साफ भी किया गया। घर के सर्वेंट्स को बुलवाओ। सर, मैं 10 बजे खाना बनाने आती हूँ। जब मैं आई तो घर पर कोई भी नहीं था। सर, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सफाई कर रही थी, तभी मैंने बड़े साहब की आवाज़ सुनी। मैं नीचे आई तो मैंने देखा बड़े साहब आदिल बाबा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। आपने जब आदिल की लाश देखी तो घर पे आपके अलावा और कौन फैमिली मेंबर था? जी कोई नहीं। तो फिर आपने उल्टी खुद साफ की या किसी सर्वेंट से करवाई? सर, वहाँ उल्टी थी ही नहीं। उल्टी ही नहीं, वायर भी पर्पसली काटी गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने बेटे को मारा नहीं तो उसकी डेथ को एक्सीडेंटल डेथ क्यों बता रहे थे? सर, वो एक्सीडेंटल डेथ ही है। एक्सीडेंटल डेथ है तो आदिल की उल्टी किसने साफ की? पुलिस अभी जोया अंसारी का केस सॉल्व भी नहीं कर पाई थी कि आदिल अंसारी की रहस्यमयी मौत का केस सामने आया। एक तरफ पुलिस आदिल की हत्या की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वहीं जोया के रेप केस के सस्पेक्ट होशियार सिंह का गायब होना अभी तक रहस्य बना हुआ था। लेकिन आदिल की हत्या से जुड़े कुछ नए समीकरण सामने आए। सर, आदिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे चोट लगने से हुई। हत्या का समय सुबह 8 से 10 बजे के बीच। सर, मैंने पता किया, आदिल की हत्या की पिछली रात जहीर देर रात को नशे की हालत में घर पहुंचा था। जहीर को उसका ड्राइवर जमील अपने कंधे पर उठाकर घर के अंदर ले गया और जमील अगली सुबह तक वहीं था। जमील को जहीर के दूध वाले ने सुबह गाड़ी में सोते हुए देखा था।
साहब मैं बहुत थक गया था, घर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं गाड़ी में सो गया था। और सुबह उठकर आदिल का कत्ल करके घर चला गया। साहब आप बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। ये चोट कैसे लगी? आदिल से हाथापाई हुई थी? अब जहीर साहब ने मारा था, लेकिन छोटे मालिक से कोई हाथापाई नहीं हुई थी। जहीर ने क्यों मारा था तुझे? साहब वो बिना वजह भी मार देते हैं। और ये सिलसिला तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तूने जहीर के बेटे आदिल का कत्ल करके जहीर को फंसाने के लिए उस पर इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? साहब मैंने नहीं, जहीर साहब ने मारा होगा। तू खुद को बचाने के लिए तो जहीर को नहीं फंसा रहा। साहब उनके सर पे हमेशा खून सवार रहता था। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं मुमताज मैडम को जान से मार दूं। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारा। धीरे धीरे सच बोल रहा है या सोच सोच के झूठ बोल रहा है? साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उन्होंने सच में मुझसे मुमताज मैडम को जान से मारने के लिए बोला था। वो जरूर मुमताज ने उसे भड़काया होगा। यानी तुम मानते हो कि तुम अपनी बीवी मुमताज से नफरत करते हो? मुमताज से नफरत करता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे से नहीं। यानी कि तुमने जमील को मुमताज को मारने के लिए बोला था? नशे में बोला था, लेकिन उस नमक हराम ने मुमताज को यह बात जाके बोल दी और मुमताज ने मेरे बेटे को मारकर मुझे ही फंसाया। वो चालक है। वो जितना मुझसे नफरत करती थी उसे कई गुना ज्यादा मेरे बेटे से नफरत करती थी। जोया का रेप भी उसी ने करवाया है। होशियार सिंह को भी उसी ने गायब करवाया है। इतना सब कुछ जानते हो तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन होशियार सिंह के गायब होने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। पर इससे पहले कि मैं आपको आके कुछ बोलता, मेरे बेटे को मारकर उसने मुझे फंसाया, अपनी चाल चल दी। मैं मानती हूँ सर कि आदिल की मुझसे बनती नहीं थी, पर मैं उसकी माँ हूँ। जहीर भी तो उसका बाप ही है। पर जहीर जी के सगे वाले मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। हो सकता है कि उनके कहने पर जहीर जी बहक गए हों। पर आपके बेटे को तो आपके दुश्मन ही सगे लगते थे। उसके पीछे भी जोया और उसकी माँ का हाथ था। उन्होंने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। पिछले 1 साल तक मेरे और आदिल के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने वो नौकरानी को उसके पीछे लगाया, तब से आदिल मेरे खिलाफ हो गया था। नौकरानी कौन? सर रेशमा। आदिल को गलतफहमी थी कि रेशमा उससे प्यार करती है। जोया ने ही रेशमा को आदिल को फंसाने के लिए कहा था। हो सकता है कि आदिल को उनका सच पता चल गया हो और उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। मैं मानती हूँ कि मैं आदिल से प्यार करती थी, लेकिन किसी के बहकावे में आके मैंने उनसे प्यार नहीं किया। आदिल की अम्मी बहुत बुरी है सर। आदिल की मौत के बाद उन्होंने मुझे पैसे देके कहा कि मैं आपसे बोल दूँ कि जोया मैडम ने मुझे आदिल को फंसाने के लिए कहा। यानी कि तुमने उनसे पैसे भी ले लिए और उनकी हकीकत भी हमें बता दी? ज़बरदस्ती दी उन्होंने और धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो जोया मैडम की तरह मेरा भी रेप करवा देंगे। सर, जिस मोब पे आदिल की उल्टी के ट्रेसेस मिले थे, उसके हैंडल पे मुमताज के फिंगरप्रिंट मिले हैं। मतलब वो वोमिट मुमताज ने साफ की और उसकी एलिबाई कंफर्म करने के लिए उसके ड्राइवर और कार्यकर्ताओं ने झूठे बयान दिए। आखिरकार जो एविडेंस पुलिस को मिले वो आदिल अंसारी की हत्या का आरोपी उसकी मां मुमताज अंसारी को बना रहे थे। वहीं मुमताज अंसारी के ड्राइवर और कार्यकर्ताओं का झूठ भी पकड़ा जा चुका था और अब उनसे होशियार के गायब होने का राज उगलवाया जा रहा बॉस साहब, मैं मानता हूँ कि मुमताज मैडम के कहने पे मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि होशियार सिंह कहाँ है। उन्होंने जोया का रेप कराया है ये भी मैं नहीं जानता। कितनी बार बोलूं, मैंने जोया का रेप नहीं करवाया। अब तुम ये भी कहोगे कि अपने बेटे आदिल का मर्डर भी तुमने नहीं किया? आदिल इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? और कहाँ जाऊंगा मैं? जोया बाजी को हॉस्पिटल से लाने जा रहा हूँ। और हाँ, आज से मैं उनका समर्थन करूंगा। तो आपकी हार पक्की। उस बच्चात के लिए इतना पागल मत बन। बच्चात वो नहीं, बच्चात आप। मैं जनता और मीडिया को आपकी असलियत बताऊंगा। आपने जोया बाजी का रेप करवाया ना, नजर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं मानती हूँ कि जहीर जी की बीवी बनने से पहले ही वो मेरी कोख में आ गया था, लेकिन सर एक औरत बुरी हो सकती है, पर एक माँ अपने बेटे के लिए कभी नहीं बुरी होती। अगर बुरी औरत नहीं हो
तो अपने बेटे की हत्या को हादसे का रंग देकर चुनाव प्रचार में क्यों चली गई? क्योंकि तब ना तो मेरा बेटा जिंदा बचा था और ना ही मेरी ममता का कोई मोल रहा था। पिछले 19 सालों से मैं इलेक्शन का टिकट पाने के लिए नाक रगड़ रही थी। अपने बेटे को खो चुकी थी लेकिन सत्ता पाना चाहती थी। इसी सत्ता की भूख में जोया का रेप करवाया, आदिल को मारकर जहीर को फंसवाया और रेशमा को पैसे देकर जोया को भी सस्पेक्ट बनाया तुमने। मैंने रेशमा को कोई पैसा नहीं दिया और ना ही मैंने जोया का रेप करवाया है। होशियार सिंह कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुमताज अंसारी ने अपने बेटे आदिल अंसारी की हत्या करना तो कबूल कर लिया, लेकिन जोया रेप केस में अपना हाथ होने से वो लगातार इनकार करती रही। एक मिनट सर। हेलो। और इसी दौरान पुलिस को होशियार सिंह की लाश मिलने की सूचना मिली। जब रेशमा कुरैशी से सवाल जवाब किए गए तो आखिरकार उसने माना कि उसने पुलिस को पहले झूठा बयान दिया। किसने कहा था तुम्हें हमसे झूठ बोलने के लिए? बोलो। जमील भाईजान ने कहा था आपसे वो सब कहने के लिए। जमील ने? क्यों? ये सब मुझे नहीं पता साहब, शायद उनको जहीर साहब ने कहा होगा। रेशमा कुरैशी को तलब करने से पहले ही पुलिस को पता लग चुका था कि अब जमील कुरैशी भी फरार हो गया था। सर, जमील का फोन पिछले 4 घंटे से बंद है और आखिरी कॉल उसने जहीर को की थी। इस जहीर को लेके आओ। सर, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अपनी बीवी मुमताज से जलन निकालने के लिए अपनी बेटी जोया का रेप कराया, रेपिस्ट को मारा और अब जमील को गायब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। जमील और रेशमा मिलके किसी बात का बदला ले रहे हैं हमारे खानदान से। तुम बहन भाइयों को पकड़िए, उनको तोड़िए, सच क्या है अपने आप बाहर आ जाएगा। शाह बोल। जहीर अंसारी अपने बयान से जोया रेप केस को एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहा था। वहीं पुलिस एक तरफ रेशमा से भी लगातार पूछताछ कर रही थी और जमील की तलाश भी जारी थी। और इन सब के बीच जोया अंसारी ने फिर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा राजनीति में आने का मकसद राजनीति से मुमताज और जहीर अंसारी जैसे पॉलिटिशियन को बाहर निकालकर जोया, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर क्यों सर? किशोरी सर, पर बताइए तो सही मैंने किया क्या? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद अपना रेप क्यों करवाऊंगी? तूने जिस मोहरे को भगाया था वो पकड़ा जा चुका है। जमील ने सब उगल दिया। तूने जमील और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कुकर्म का जो झूठा नाटक रचा और होशियार सिंह को बलि का बकरा बनाया। तेरी मेडिकल रिपोर्ट और होशियार सिंह की डीएनए टेस्ट सब टैली करके देख लिया है हमने। ना तो होशियार सिंह ने तेरा रेप किया और ना ही वो क्राइम स्पॉट पर मौजूद था, बल्कि तूने और जमील ने मिलकर फेक क्राइम सीन क्रिएट किया। तूने जो मिसाल दी उससे तुझे लोगों की झूठी हमदर्दी नहीं, घृणा नसीब होगी। मुमताज चाहे जैसी भी औरत है, कम से कम अपनी बेटे की तो थी, लेकिन तूने मुमताज को नीचा दिखाने के लिए उससे उसका बेटा भी छीन लिया। हाँ, क्योंकि मैं उस औरत को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी माँ को नीचा दिखाया जाता था। उस औरत ने मुझसे मेरे अब्बू छीन लिए, इसलिए मैंने उससे उसका बेटा छीन लिया। तू तो उसकी कुर्सी भी छीनना चाहती थी, लेकिन बुरी नीयत से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। जिनकी करनी और कथनी में फर्क होता है वो चाहे जितना भी अच्छा बोलते हों, लेकिन जब करनी सामने आती है तो अच्छे अच्छों की जड़ें उखड़ जाती हैं। कहते हैं कि राजनीति की शब्दावली में झूठ और सच के कई पर्यायवाची होते हैं और कभी कभी तो झूठ को इतना आकर्षक बना दिया जाता है कि वो सच से भी ज्यादा प्रभावशाली लगने लगता है। लेकिन झूठ को चाहे जितना भी शीशे में उतार दिया जाए, दिलों पर छाप सच की ही छूटती है। इसीलिए कोई इंसान जुर्म के रास्ते पर कैसे और कब निकल पड़ता है। कहते हैं कि जुर्म एक गहरी खाई की तरह से है
जिसकी शुरुआत तो है, लेकिन उसका अंत कब और कैसे होगा ये ना तो जुर्म करने वाला जानता है और ना ही वो लोग जो जाने अनजाने में इस जुर्म से जुड़ जाते हैं। ऐसी अजीब कहानी थी अंकुर की। 14 साल की उम्र, जिसमें बच्चों के हाथ में किताबें और आंखों में एक सुंदर भविष्य का सपना होता है। उस उम्र में अंकुर के हाथ में चाकू क्यों आ गया था? आखिर वो क्या परिस्थितियां थीं? वो इतनी जल्दी में क्यों था? और उसने किसका खून कर दिया था और क्यों? इस उम्र में सोचने समझने की क्षमता पर गुस्सा और जज्बात जल्दी हावी हो जाते हैं और फिर जन्म होता है एक हैरत अंगेज जुर्म का। आइए देखते हैं आज का ये केस। अब बताओ, तुम्हारे कपड़ों में खून के धब्बे कैसे? मैंने जब भाभी को देखा तो बचाने की कोशिश की, मैंने उसी दौरान लग गया होगा। अच्छा, तुम अकेले बचाने आ गए? घर के बाकी लोग वो नहीं आए? नहीं, घर में कोई था नहीं। जब खून हुआ तुम कहाँ थे? मैं अंदर बेडरूम में था। तुम अपने बेडरूम में थे? कुछ भी नहीं सुना तुमने? मैडम, मैं बहुत गहरी नींद में था। ऐसी कैसी गहरी नींद भाई? कमरे के बगल में हॉल में खून हो गया और तुमको सुनाई नहीं दिया? पता तक नहीं चला? मैडम, मैं रात भर का जागा हुआ था तो सुबह सो गया था और बहुत गहरी नींद लग गई थी और मेरे बेडरूम का दरवाजा भी बंद था। तो खून हुआ इसका पता तुमको कब और कैसे चला? दोपहर को 3 बजे के लगभग जब मेरी आंख खुली तो मैंने भाभी को चाय के लिए आवाज दी। भाभी का कोई जवाब नहीं आया तो मैं उनको आवाज देते हुए हॉल में आ गया। जब मैंने भाभी को देखा तो मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। तुमने जब लाश देखी तब ये मेन डोर लॉक था? जी। आयुषी जब आई तो दरवाजा मैंने नहीं खोला। आयुषी, मैंने देखो क्या हो गया? और तभी मैंने आप लोगों को कॉल किया। ये क्या तरीका है? तब से मेरे बेटे से सवाल जवाब किए जा रही, खुद तो मर गई है, हम सबको जेल भिजवाएगी क्या? खूनी बाहर से आया, लेकिन किस रास्ते से? मैम, घर का मेन डोर तो बंद था। चेक करो इस घर में घुसने के और कितने रास्ते हैं। इधर देखिए, पीछे जाइए, घर के अंदर बाहर चारों तरफ छान मारी। फास्ट। मैम, सभी जगह अच्छे से चेक किया है, कहीं भी कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। पीछे एक बैकडोर मिला है, उसमें भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। तो फिर खूनी घर के अंदर घुसा कहाँ से? मॅडम, वहाँ पीछे भी कोई नहीं है। मॅडम, सगळीकडे शोधलं, काहीच नाही मिळालं। एक काम करो, सभी घर वालों के फिंगरप्रिंट्स निकालो और चाकू के फिंगरप्रिंट से मैच कराओ। ओके मैम। देखने दीजिए। अरे देखो सर, अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते। पुलिस क्यों है घर पे? अंदर नहीं आएंगे। अरे 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 इन्हीं का घर है, जाने दीजिए, इन्हीं का घर है भाई। संभालिए अपने आप। मैडम, मैं प्रतिभा का पति हूँ, विंडसर होटल में काम करता हूँ मैडम, साफ सफाई का। छुट्टियाँ लेकर परिवार के साथ वक्त बिताने आया। अंकुर कहाँ है? अंकुर कहाँ है? कैसा है अंकुर? अंकुर कौन? अंकुर मेरा बेटा मैडम। लेकिन हमने यहाँ किसी लड़के को नहीं देखा। आप लोगों ने हमें अंकुर के बारे में क्यों नहीं बताया? आसपास पूछा तो पता चला कि स्कूल से आया ही नहीं। अंकुर की कोई फोटो? हाँ। स्कूल कब छूटता है इसका? 1 बजे। 4 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक वापस नहीं आया। कहीं मेरा बेटा अंकुर किसी मुसीबत में तो नहीं है? हम अभी कुछ नहीं बता सकते। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अंकुर के स्कूल में इंक्वायरी करो। ओके मैम। एक साधारण परिवार में मां प्रतिभा की हत्या और उसके बेटे अंकुर का गायब हो जाना। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये 2 अलग अलग मामले हैं या फिर एक ही जुर्म के 2 चेहरे, जहां मां को मार दिया गया था और बेटा गायब था।
और घर में मौजूद देवर ने ना तो इस खून को होते हुए देखा था और ना ही कुछ सुना था। न जाने खूनी कौन था और खून की वजह क्या थी, लेकिन यूं घर में घुसकर एक साधारण औरत की हत्या मामला चौंका देने वाला था। और पुलिस को इस हत्या के मामले को सुलझाने के साथ साथ पता लगाना था अंकुर का। क्या अंकुर घर से भाग गया था, मगर वो इस तरह से छिप क्यों रहा था? और क्या प्रतिभा के खून से उसका कोई संबंध था, और अगर हाँ तो क्या? हमने अंकुर के स्कूल में पता किया है, वो सही टाइम पे स्कूल से निकला है। और उसके दोस्तों से भी पता किया, अंकुर वहां भी नहीं है। और उसके तुरंत बाद उसकी माँ का खून और उसका गायब हो जाना, कोई तो वजह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकुर और उसकी माँ के बीच में कुछ झगड़ा था? सर, आजकल के बच्चे किसी की बात सुनते हैं क्या? आई की बातों पर ध्यान मत दीजिए मैडम, अंकुर वैदी से बहुत प्यार करता था। हाँ, लेकिन गायब है ना, कुछ तो वजह है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। कोई झगड़ा अनबन कुछ हुआ था? क्या बताना चाहती है, खुल के बताइए। शरद और अंकुर में झगड़ा हुआ था। घर में बिजनेस क्यों? ताकि माँ खाना ही बनाए और पैसे ही कमाए। ए लड़के, सामान संभाल के। तो चाचा को बोलो ना, खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमें सलाह देने चले। बेटा अंकुर, बातों को गलत दिशा में मत ले जाओ। आई की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आई हर बात को बड़ा चढ़ा कर बोलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता उन दोनों के बीच। झूठ मत बोल तू। कल प्रतिभा ने फोन किया था रात में, मुझे सब कुछ बताया झगड़े के बारे में। शरद ने अंकुर को चाकू मारने की धमकी दी। अरे शरद और अंकुर दोनों बच्चे हैं, अभी उनकी बात का बुरा क्या मानना। मैं कल आता हूँ, दोनों से बात करूंगा, समझाता हूँ उनको, ठीक है? हाँ। मैडम, प्रतिभा बहुत परेशान थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने वैनी को सजेशन दिया था कि एक मसालों का छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दे घर से, और ये बात अंकुर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखिए मैडम, ऐसी बातें तो होती रहती। लेकिन खून नहीं होता है ना। धमकी बेटे को दी और मार डाला भाभी को। मैडम, तो आपको क्या लगता है एक छोटे से झगड़े की वजह से मैं वैनी का खून कर दूंगा और अंकुर को गायब कर दूंगा? हो सकता है। नहीं सर, वैनी मेरी माँ समान थी सर। आई ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैं मैं घर के बाहर ही बैठी थी, मैंने तो अंकुर को नहीं देखा। अच्छा, उनके परिवार में या मोहल्ले में किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, सभी लोग प्रतिभा जी से बहुत प्यार करते थे। कल शाम जब उनके घर में झगड़ा हो रहा था, कुछ जानती हैं उसके बारे में? हाँ, वो शरद भाऊ बहुत गुस्से में थे। वार किया गया है वो एक ही चाकू का। पहला वार सीने पर था या पीठ पर? पीठ पर। ये देखो, ये निशान। प्रतिभा को जमीन पर से उठने ही नहीं दिया गया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि नाखून और पकड़ के निशान आ गए हाथ पे। ये देखो, घर में मौजूद सारे फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट्स आ गए। यस मैम, सारे के सारे निशान घर वालों के ही है। हर बात, सारे सबूत यही इशारे कर रहे हैं कि खूनी जो है घर का ही कोई है। यस मैम, और शरद की बातों पर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि वो घर में सोया हुआ था। मैडम, मैं बहुत गहरी नींद में था। घर के हॉल में उसकी भाभी का खून हो जाता और उसे पता भी नहीं चलता। मैम, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ यही नहीं, ठीक खून के वक्त सारे घर वालों का बाहर चले जाना। कोई तो है जो झूठ बोल रहा। सारे कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? यस मैम, ये देखिए। ये किसका नंबर है? शरद का। ये देखो, ये तो 1 से 3 के बीच, मतलब वारदात के समय बात कर रहा था फोन पे और हमसे झूठ बोला कि सो रहा था। उठा ला उसको, उल्टा लटकेगा तो सारा सच बोल। ओके मैम। आना बंद कर, सच बता। मैडम, सच तो ये है कि मैं सो नहीं रहा था मैडम, फोन पे बात कर रहा था। तो उस वक्त झूठ क्यों बोला तूने हमसे? मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है सर, और ये बात मेरी वाइफ आयुषी को नहीं पता सर। फिर से झूठ? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, आप चाहे तो मेरी गर्लफ्रेंड सीमा को फोन करके पूछ लीजिए मैडम। वो हम पूछ लेंगे, तू उसकी चिंता छोड़ दे। तू बस इतना बता, कमरे के बाहर हॉल में खून हो गया, चीखे चिल्लाहट कुछ नहीं सुना तूने? सच कह रहा हूँ मैडम, मैं अपने कमरे में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में टीवी देख रहा था और मेरा सारा ध्यान फोन पे था मैडम। दरवाजा बंद था और बाहर के कमरे का कुछ नहीं सुनाई देता मैडम। बेवकूफ समझ रखा मैं? सच सच बोल, क्या हुआ था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैनी का खून नहीं किया सर।
प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जिस चाकू से प्रतिभा का मर्डर हुआ है उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और मर्डर के समय भी घर पर सिर्फ तुम थे और तुमने झूठ भी बोला कि तुम सो रहे थे। ये सीधे तरीके से सच नहीं बोलने वाला, इससे बात निकालनी पड़ेगी। नहीं मैडम। कर्मकर। मैडम आई मैं बोलता हूँ ना, ये दोनों मिले हुए हैं और खून हो ना हो शरद ने किया है। मेरे पति पे ऐसा इल्जाम मत लगाइए, उन्होंने नहीं किया। अगर खुद नहीं किया है तो गुंडों से करवाया होगा। देखो अब तुम्हारी नौटंकी नहीं चलने वाली है। अंकुर गायब हुआ है मेरा और मुझे वो चाहिए सही सलामत। मैम शरद बेकसूर है, उसने कोई खून वून नहीं किया। फिलहाल तो शरद के अलावा और कोई नहीं दिख रहा। खून के पिछली शाम शरद ने प्रतिभा से झगड़ा ही नहीं किया, उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। ए पूरा सांभळून बोल, ये तो ये चाकू है ना, अंदर घुसेड़ दूंगा तेरे। मैम उन्होंने ऐसा गुस्से में बोल दिया था, पर उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। तुम ये भूल रही हो कि अंकुर अभी तक लापता है। हमारी पहली कोशिश है उसे ढूंढ निकालना और उसे बचाना। और वैसे भी घर में शरद के अलावा और किसी के साथ प्रतिभा का झगड़ा नहीं था। मैम भाभी का झगड़ा था और हो ना हो उन्हीं का हाथ हो, भाभी के खून में भी और अंकुर को गायब करने में भी। कौन, किसकी बात कर रही हो? अर्चना भाभी। मैम 6 महीने पहले विजू ने अर्चना को तलाक दे दिया था। उसके बाद से अर्चना शहर में अपना अलग घर लेकर रह रही है। अर्चना प्रतिभा से चिढ़ती थी क्योंकि वो अपने तलाक की वजह प्रतिभा को ही मान। मैम कहीं आयुष इस झगड़े की आड़ में इस केस को भटका तो नहीं रही है? हो सकता है, लेकिन अर्चना के पास भी खून करने का मोटिव है जिसे हम नकार नहीं सकते। अंकुर का कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं मैम। 3 दिन से ऊपर हो। आखिर ये लड़का है कहाँ? हमें ये पता है कि अंकुर स्कूल से बाहर निकला था, पर आखिर वो गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं घर के इन्हीं झगड़ों की वजह से अंकुर घर छोड़कर भाग गया? एक काम करो, आसपास के सारे शहर के पुलिस स्टेशन में अंकुर की फोटो भेजो। यस मैम। मैम मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कोई पहचान वाला या घर वाला है, शायद अर्चना प्रतिभा से बदला लेने के लिए। चलो अर्चना से पूछताछ करते। प्रतिभा भाभी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हमेशा खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश। उन्हें हमेशा से अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनने का शौक था और ये सब मैं कब तक बर्दाश्त करती। एक बार मैं अपने बेटे के लिए नया शर्ट लाई थी, पर सासू माँ ने हमेशा की तरह उसमें भी बवाल खड़ा कर दिया। अरे ऐसे कपड़े पहनाने से ना तेरा बेटा लाट साहब नहीं हो जाएगा। सीख उससे कैसे पैसे बचाते हैं, नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगेगी तू। आई चुप कर। अच्छा थाम। और मैंने उस दिन घर छोड़ दिया। वो दिन और आज का दिन कभी मैंने वहां कदम नहीं रखा। तो फिर आपको प्रतिभा की मौत का पता कैसे चला? मेरे बेटे नितिन ने बताया। वहाँ के बच्चे अभी भी इसके दोस्त हैं, उनसे पता चला। अर्चना आप मर्डर के वक्त कहाँ थी? मैं घर पर थी। गायब होने के बाद अंकुर ने कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं मैम, कभी नहीं। क्या हुआ बेटा, आप परेशान दिखते हो? आपको कुछ पता है अंकुर के बारे में? नहीं, वो क्या है ना, मुझे पुलिस को देख के डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं, हम हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए। अच्छा ये बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जोसेफ अर्बन सेकेंडरी। जोसेफ? अंकुर भी उसी स्कूल में पढ़ता है ना? वो 9th में और मैं 8th में हूँ। हाँ मैम, दोनों भाइयों में बहुत अच्छी दोस्ती है। नितिन, अंकुर से अच्छी दोस्ती है ना तुम्हारी? तो कुछ बताया होगा तुम्हें कि वो क्या करने वाला है या किसी बात से परेशान हो? अब मैम हमें अंकुर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता तो खुद आगे से बताते। तुम बार बार इस हालत में पुलिस स्टेशन क्यों आ जाती हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। कैसे आराम कर सकती हूँ मैम? मेरे पति जब तक जेल में है
वो बेगुनाह है मैम, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी फिक्र सिर्फ मुझे है और किसी को भी नहीं। आपको अपने भतीजे अंकुर की चिंता क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप उसके बारे में कुछ भी जानती हैं तो हमें बता दीजिए। देखिए, अंकुर के गायब होने को लेकर परेशान मैं बहुत हूँ, लेकिन उसके बारे में ना कुछ मुझे पता है ना ही मेरे पति शरद को। तो फिर किससे पता है? हमने पता किया कि अंकुर स्कूल से घर की तरफ निकला था, उसके बाद से वो गायब है। मैम, हो सकता है कि घर वालों ने उसे गायब किया हो, पर शरद ने नहीं किया। इसके हिसाब से तो घर में केवल 3 लोग बचे, अंकुर की दादी लता, उसके पापा रघुनाथ और काका विजय। कोई भी नहीं चाहता था कि हम खुश रहे, सबकी सब ना बस ताने ही मारते रहते थे। क्यों नहीं करना चाहते तू वेटर की जॉब? आई मुझे नहीं करना है ये काम, मुझे नहीं बनना है वेटर, मुझे कुछ दूसरा करना है अपने इंटरेस्ट का। क्या बुराई है वेटर की जॉब में? मुफ्त की रोटियां तोड़ता है खाली। बच्चा होने वाला है, कहां से खिलाएगा? भीख मांगेगा तू? शरद वेटर नहीं बनना चाहता था, इससे प्रतिभा का खून और अंकुर के गायब होने का क्या संबंध है? मैम, संबंध था। घर वालों के खिलाफ सिर्फ एक प्रतिभा भाभी थी जो शरद को सपोर्ट करती थी। मैम, शरद, दिल छोटा मत कर, जो दिल चाहता है कर डाल। एक बार तू सफल होगा ना तो सब सही हो जाएगा, देख लेना। अरे तो ये बताई क्यों नहीं समझती है? वही तो भाभी, दिल छोटा करना और बहस करने से क्या फायदा? जो करना चाहते हो बस शुरू कर देना चाहिए। मैम, शरद भाभी की बहुत इज्जत करते थे। ठीक है, तुम जाओ, आराम करो। अंकुर का अभी तक कोई पता नहीं, ना कोई फिरौती, ना ही उसने खुद किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। और ऊपर से इनके परिवार में भी अनबन है जो धीरे धीरे बाहर आ रही है। एक काम करो, घर वालों पर 24 घंटे नजर रखो और इस आयुष्य पर। 7 दिन बीत चुके थे और अंकुर का कुछ पता नहीं चल रहा था। उधर जेल में शरद अपने आप को बेगुनाह बता रहा था और आयुषी के बयान के आधार पर पुलिस अब प्रतिभा के घर वालों पर शक कर रही थी। आयुषी का यूं बार बार पुलिस के पास आना और कभी अर्चना पर तो कभी परिवार के दूसरे सदस्यों पर इल्जाम लगाना, क्या इस सब के पीछे कोई ठोस वजह थी या फिर अपने पति को बचाने के लिए एक पत्नी की मनगढ़ंत कहानियां? ये घर के गहने कहाँ ले जा रही है तू? बड़ों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। ये मेरे गहने शरद को बचाने के लिए लेके जा रही हूँ। शरद को बचाने या उस वकील के साथ गुलछर्रे उड़ाने? माँ, इस वक्त नहीं, शरद मुसीबत में है। मुसीबत में है? शरद को अगर पुलिस ने छोड़ भी दिया ना तो ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। आप लोगों को मैं कितनी बार बोलूं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? हम पीछे पड़े? तुम दोनों हमारे पीछे पड़े हुए हो। पहले प्रतिभा को मार दिया और अब अंकुर के पीछे पड़े हो। कहाँ है मेरा अंकुर? बताओ, कहाँ है मेरा अंकुर? मैम, हमने इस परिवार पे कई दिनों से नजर रखी है, लेकिन किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता चला। शायद मोबाइल पर कुछ बात हुई हो। नहीं मैम, सब कुछ नॉर्मल ही है। ऊपर से शरद भी अपने आप को बेकसूर ही बता रहा है। पेशेवर क्रिमिनल्स नहीं है ये लोग, अभी तक किसी ना किसी को तो टूटना चाहिए था। मैम, कहीं हम कोई बड़ा एंगल तो नहीं मिस कर रहे हैं? घर में प्रतिभा के बिजनेस को लेकर झगड़ा। घर में कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता था प्रतिभा बिजनेस करे। लेकिन मैम, घर वाले और बाहर वाले सभी प्रतिभा के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा? यस मैम। और पूछताछ से एक ऐसे आदमी का पता चला है जो लगातार प्रतिभा से बात भी करता था और मिलता भी था। कौन? मैम, कोई जतिन है। कौन है ये जतिन? मैम, इसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक सरप्राइजिंग बात पता चली। जिस वक्त प्रतिभा का खून हुआ, निकालो इस जतिन का कच्चा चिट्ठा। ओके मैम। मैम, पूछताछ से पता चला है कि जतिन मसालों का व्यापारी है। गांव की औरतों से मसाला खरीद कर शहर में बेचता था और प्रतिभा भी इसकी क्लाइंट थी। इसके अलावा जतिन और प्रतिभा के बीच और कोई संबंध? नहीं मैम, प्रतिभा की तरफ से तो नहीं, लेकिन जतिन के कई औरतों के साथ नाजायज संबंध है। नाजायज संबंध पीछे की वजह हो सकते हैं, बुलाओ इसको। ओके मैम। नहीं मैम, प्रतिभा जी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं था। झूठ मत बोल। तेरे निशाने पर हमेशा ऐसी अकेली औरतें रहती हैं जिनके पति काम के सिलसिले में घर से बाहर होते हैं। सच बोल। अगर कोई सामने से बोले तो कैसे ठुकरा सकते? अच्छा, सबका दुख दूर करने के लिए सिर्फ तुम ही थे, तो फिर प्रतिभा क्यों नहीं? तुम दोनों घंटों बाद भी क्या करते थे और तुम दोनों बाहर मिलते भी थे।
वो सब सिर्फ काम के चक्कर में होता था। वो बस बिजनेस के बारे में पूछती रहती थी और कुछ नहीं। झूठ बोल रहा है। ऐसा क्या बिजनेस डिस्कस करता था रे? और ऊपर से सारे कॉल्स तेरा होता था। मैम वो मुझे मिस कॉल कर देती थी तो मैं उसे कॉल कर लेता था, बस इतना ही। ये बता, जब प्रतिभा का खून हुआ वो तुझसे बात कर रही थी, तूने कुछ सुना? नहीं मैम, बात करते करते अचानक फोन गिरने की आवाज आई, फिर एक चीख सुनाई दी, उसके बाद फोन कट गया। और तूने जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्या हुआ? की थी मैम, मैंने बहुत सारे कॉल किए लेकिन किसी ने उठाया नहीं। जब प्रतिभा का खून हुआ उसने किसी का तो नाम लिया होगा, खूनी या किसी और का? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं सुना। तूने नहीं सुना क्योंकि खूनी खुद तू है। तू प्रतिभा के पीछे पड़ गया, वो तुझे घास नहीं डाल रही, इसी गुस्से से तूने उसे मार डाला। मैम मुझे सिर्फ मेरे धंधे से प्यार है और किसी चीज से। और उस दिन तो मैं नासिक में था भी नहीं, मैं नागपुर में था अपने दोस्त के पास। आप चाहे तो उससे पूछ सकती हैं। नंबर दे अपने दोस्त का। जी। मैम जतिन सच बोल रहा है, वारदात के दिन वो नागपुर में अपने दोस्त के साथ ही था। हो सकता है खून खुद ना किया हो बल्कि किसी से करवाया हो सकता है मैम, क्योंकि प्रतिभा पर उसकी बुरी नजर थी और ये कंफर्म भी हुआ है। और प्रतिभा की तरफ से कुछ नहीं कह सकते मैम। अगर जतिन और प्रतिभा के बीच कोई भी नाजायज संबंध था तो कातिल कोई भी हो सकता है, प्रतिभा का पति रघुनाथ या फिर उसका बेटा अंकुर। और मैम देवर शरद भी हो सकता है कि इस नाजायज संबंध से वो भी गुस्सा। सर कॉल रिकॉर्ड्स। ठीक है तुम। मैम ये देखिए विजू का नंबर। मैम मैं मुंबई में था। हाँ मैम ये सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं तो फिर खून वाले दिन जिस दिन तुम मुंबई में था सब तुम बोल रहे हो। तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन नासिक बता रहा है, क्यों? I'm sorry मैडम, मैं 26 तारीख को ही नासिक आ गया था अपनी बीवी और बच्चे से मिलने के लिए, ताकि उनके साथ समय बिता सकूं। हमारे घर वालों के लिए हमारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए मैं हमेशा अपनी छुट्टियों से 2 दिन पहले नासिक आ जाता हूं, ताकि अर्चना और नितिन के साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। इस बारे में मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता और ना ही मैंने कभी बताने की कोशिश की। मैं अर्चना और नितिन के बिना नहीं रह सकता, बल्कि मैं तो बहुत जल्दी इन लोगों को लेकर मुंबई शिफ्ट होने वाला था। मुझे पता था मैडम कि मेरे घर वालों को ये कभी मंजूर नहीं हो, लेकिन मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी। लेकिन मैडम वहिनी के खून में मेरा कोई भी हाथ नहीं। हाँ ये उस दिन मेरे साथ ही थे, सिर्फ घर वालों से बचने के लिए इन्होंने झूठ कहा था कि ये मुंबई में है। वो क्या है ना मैम, नितिन अपने पापा को बहुत मिस करता है, हमेशा इनके साथ ही रहना चाहता है। मैम वो क्या हुआ? आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। क्यों? ये हमारे सामने क्यों नहीं बोल सकता? कहा ना बाहर इंतजार कीजिए, चली जाइए। सर बेटा है मेरा, मैं तो रुक सकता हूँ ना। आप भी बाहर जाइए। अंकुर तुम्ही ना अपनी माँ को मारा है ना? नहीं। देखो अंकुर, जिस वक्त खून हुआ उस समय के आसपास तुम घर पर ही थे, हमें पता है। उसके बाद भागकर छिप गए, क्यों? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ का कातिल पकड़ा जाए? हाँ तो बताओ फिर। हाँ मैं घर पर ही था, मैं भागकर घर आया खून काटने के लिए, हाथ में चाकू भी था। अपनी माँ को मारने के लिए? नहीं, आई से तो बहुत प्यार करता हूँ मैं,
लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो आई मरी पड़ी हुई थी। अगर तुमने प्रतिभा जी को नहीं मारा तो चाकू लेकर किसको मारने आए थे तुम? बोलो। रघुनाथ को, मेरा बाप। क्यों? क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि वो हम सबको धोखा दे रहा है। कहा क्या आप झूठ बोल रही है? बेटा मैं क्यों झूठ बोलूंगी? शहर में तेरी और एक आई है, पता नहीं बच्चे भी हैं या। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुझे मेरे बात का यकीन नहीं है ना? रुक, ये देख, मेरे पास ही फोटो है। आपके पास कहां से आई? तेरे काका ने इन दोनों को शहर में एक साथ देखा था। तेरे बाबा कभी भी तेरे आई को तलाक दे सकते। बाबूजी शहर से आने वाले थे, मैं उनको मारने के लिए घर पहुंचा, लेकिन घर में मेरी आई मरी पड़ी हुई थी। लेकिन तुम भागे क्यों और इतने दिन छिप कर क्यों रहे? मेरी आई मेरी दुनिया दी, उसके बाद मेरा कोई नहीं। ना मेरे बाप को मुझसे मतलब था, ना घर वालों को। पागल हो गया था मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। नितिन के घर भी तो जा सकते थे, वहां क्यों नहीं गए? नहीं सर, नितिन तो अच्छा लड़का है। उससे जब मेरी गायब होने की खबर पता चली तो मुझे ढूंढा ढूंढा उस जगह आ पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि अंकुर के मिलने के बाद यह मामला सुलझ जाएगा, लेकिन अंकुर के मिलते ही मामला और पेचीदा हो गया, क्योंकि अब सस्पेक्ट एक और था, रघुनाथ। ऐसा लग रहा था कि रघुनाथ ने प्रतिभा से छुटकारा पाने के लिए उसका खून कर दिया था ताकि वो अपने नए परिवार के साथ रह सके। दूसरी तरफ आयुषी शरद को बेल दिलाने की अपनी कोशिश में नाकाम होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अर्जुन के साथ मिलकर इस केस को हायर कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। और मैं तुम्हारी मदद करूंगा शरद को बाहर निकालने में। मगर अदालत ने तो बेल देने से मना कर दिया ना, तो अब क्या? तुम परेशान मत हो, अगर निचली कोर्ट ने बेल देने से मना किया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। मगर इसमें तो टाइम भी बहुत लगेगा और पैसा भी बहुत लगेगा। सब हो जाएगा, मैंने एमएलए भाव से बात की है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। मैम, अंकुर जहां छुपा हुआ था हमें वहां से एक चाकू मिला है। अर्चना से कंफर्म किया? यस मैम, ये उसी का चाकू है। अंकुर सच बोल रहा है। जिस चाकू से प्रतिभा का खून हुआ उस पर अंकुर का फिंगरप्रिंट्स चेक किया? यस मैम, मैच किया, लेकिन वो फिंगरप्रिंट अंकुर के नहीं है। दैट मीन्स अंकुर ने प्रतिभा का खून नहीं किया, तो फिर किसने? हेलो, क्या? एक काम करो, आसपास पूछताछ करो, किसी ने कुछ देखा या सुना हो। और हाँ, पता करो ये दोनों यहाँ क्यों आए थे और किससे मिलने जा रहे थे। ओके मैम। मैम, कत्ल के इरादे से वार किया गया है, बहुत ही बेरहमी से मारा है। चाकू को पेट में घुमाया गया है, जिसकी वजह से अंतड़ियां कट गई हैं। बचने का तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन मैम, इन दोनों को मारने का मकसद क्या हो सकता है? ये दोनों ही शरद को बचाना चाहते थे, राइट? मैम, इस हिसाब से तो फिर पूरी फैमिली शक के घेरे में। यस मैडम, प्रतिभा जी के घर के पास जो मोबाइल टावर है, उसके ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड में प्रतिभा जी के मर्डर के वक्त एक खास मोबाइल नंबर मौजूद है। किसका नंबर है ये? विजू का। लेकिन मैम, विजू तो अर्चना के घर पे था। उठा ला उसको, अब अपने तरीके से पूछताछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। और झूठ, कितना झूठ बोलेगा रे? जब तक सच नहीं बोलेगा ना। सॉरी मैडम, सॉरी। असल में खून के वक्त मैं वहीं पर। आगे बोल, बोलता है क्या? मैं उसकी बातों में आ गया था। किसकी बातों में? मैडम, मुझे क्यों लाया यहाँ? एक औरत होकर एक औरत को परेशान कर रही है। विजू ने सब कुछ कबूल कर लिया। विजू? अब आप बताएंगी या फिर हम अपने तरीके से पूछताछ करें? नालायक बच्चा, डंडे झेल भी नहीं सका। चलिए, बताना शुरू कीजिए। मुंह पर काली पुतवा रही थी बेशरम, जतीन के साथ रंगरेलियां मना रही थी। उस दिन बिजू
जल्दी घर वापस आ गया मुंबई से, बेशर्मों की तरह हंसी मजाक घंटों घंटों। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, और कौन सास ये सब बर्दाश्त करेगी भला। और फिर मैं मंदिर चली गई और बीजू बाजार। अपने शक के बिना पर प्रतिभा की जान ले, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। जतिन के साथ उसकी सिर्फ बिजनेस की बात होती थी। जतिन जी, ये मसालों के सैंपल, और मैंने ये सारे मसाले घर में पीसे हैं। ये लाल मिर्च। कुल तो आपका बड़ा बेटा खिला रहा। मर्द की जरूरत है, औरत क्यों? घर की इज्जत उछालने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया सोच पर। अब ये बताइए कि अर्जुन और आयुषी को क्यों मारा? उन दोनों की दोस्ती पर शक करके? मौका मिलता तो जरूर मार डालती, पर मैंने नहीं मारा दोनों को। आज के वक्त में इतनी दकियानूसी सोच, लड़के और लड़की में इतना फर्क। एक तरफ जहां मर्द की हर गलती माफ है, वहीं दूसरी तरफ एक औरत का किसी पुरुष से मिलना तक समाज को गवारा नहीं है। प्रतिभा, जो हर समय अपने परिवार की तरक्की के बारे में सोचती रहती थी, जिसका कोई अनैतिक संबंध नहीं था, फिर भी एक औरत ने उस पर शक किया और उसके नाम मौत की सजा लिख दी। कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं है और शक से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। ये कहानी अभी सुलझी नहीं थी। आयुषी और अर्जुन की हत्या अब भी एक रहस्य बना हुआ था, और तभी पुलिस के हाथ इस केस की एक अहम कड़ी लगी। मैं देखिए, इस नंबर से अर्जुन को 8 से 10 बार कॉल किया गया है, और एक तो उसके खून के जस्ट 30 मिनट पहले ही। किसका नंबर? मैम, किसी धर्म के नाम से रजिस्टर्ड है। धर्म? उसने अर्जुन को क्यों कॉल किया, और कुछ पता चला? हाँ मैम, ये शरद के साथ लॉकअप में ही था और अभी अभी बेल पे निकला है। अर्जुन ठहरा शरद का वकील, धर्म ने इसको क्यों फोन किया? और इसके तुरंत बाद आयुषी और अर्जुन का मर्डर। धर्म से तेरी नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। मैडम, जेल में तो सारे ऐसे ही लोग मिलते हैं, तो मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। लेकिन उससे क्या हुआ? धर्म, तेरे वकील अर्जुन को क्यों फोन किया? जी, मैंने ही धर्म को आयुषी और अर्जुन से मिलने के लिए कहा। क्यों? वो आयुषी को पैसे कम पड़ रहे थे केस लड़ने के लिए। तो सर, धर्म जेल से छूटने वाला था, तो मैंने उसको कहा था बाहर निकल के अर्जुन को पैसे देने के। तो तू ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ पैसे देने के लिए उसने अर्जुन को फोन किया? हाँ मैडम, लेकिन इस बात का आयुषी और अर्जुन के कत्ल के साथ क्या संबंध? पैसों का लालच। हो सकता है कि धर्म वो सारे पैसे अकेले लेना चाहता। धर्म ऐसा काम नहीं कर सकता सर। बोलना चालू कर अब। साहब, मैं अर्जुन और आयुषी को क्यों मारूंगा साहब? मैं तो उसको जानता तक नहीं साहब। नहीं जानता? नहीं साहब। याद आया? हाँ साहब, वो अपने पति शरद से एक बार मिलने आई थी साहब जेल में। मैंने तब देखा था उसको साहब। झूठ नहीं चाहिए। कत्ल वाली जगह पे तू मौजूद था। ये देख, तेरे मोबाइल का रिकॉर्ड। अब जो भी बोलेगा सच बोलेगा तू। बोल। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। हमें ऐसा नहीं बोलेगा। नहीं। बोल। शरद ने जो पैसे दिए थे उसी के लालच में तूने आयुषी और अर्जुन का खून किया ना? नहीं साहब। बोल। साहब, पैसों का कैसा लालच साहब? वो पैसे तो उसने मुझे ही दिए थे मारने के लिए साहब। क्या? हाँ साहब, उनकी सुपारी दी थी। पर अब मैंने ही मरवाया आयुषी और अर्जुन को, यहीं जेल में बैठे। क्यों मरवाया? आयुषी गुलछर उड़ा रही थी अर्जुन के साथ। तू तो यहाँ जेल में बैठ, तुझे कैसे पता? तेरी बीबी तेरे पीठ पीछे रंगरेलियां मना रही है। केस के नाम पे रात रात भर घर से गायब रहती है, और अर्जुन को तो कमरे में बंद करके पड़ी रहती है। और तो और तुझे जेल से छुड़वाने के नाम पे ना अय्याशियां कर रही है, अय्याशियां। ये तो क्या म्हणते सही? सच बोल रही हूँ, और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बोल दे रही हूँ मैं। उस दिन आयुषी जब मुझसे मिलने आई, सिर्फ अर्जुन की बात है। अर्जुन को क्या पसंद है, अर्जुन को क्या पसंद नहीं, हर बात में अर्जुन की मारा जप रही थी। आयुषी की बदचलनी ने मुझे पागल कर दिया था। अब बस एक ही रास्ता बचा था, अर्जुन और आयुषी की मौत। बदचलन वो नहीं, बदचलन है तू, जो औरत तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ी। तूने उस पर शक, मरवा दिया उसको,
उसके कोख में पलने वाले तेरे बच्चे का भी नहीं सोचा। मर। शक हमारे दिमाग में जन्मी एक मनगढ़ंत कहानी। दिमाग पर शक का काला चश्मा चढ़ने के बाद हमें सारी दुनिया छल कपट से भरी नजर आती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। शक के अंधकार ने कई जिंदगियों को निगल लिया, जिसमें एक मासूम बच्चा भी था जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। शक इंसान को अंधा बना देता है, उसकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है, और यही हुआ शरद और उसकी मां लता के साथ। एक औरत ने ही दूसरी औरत की मान मर्यादा पर उंगली उठाई और अपने बेटे को भड़काकर उसका खून करवा दिया। इस घटना में औरतों का कोई अनैतिक संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और अगर प्यार होता भी तो क्या जान लेना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जुर्म हमारी किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।